नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में आज हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चूंकि देश में पहले चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है और पहले चरण के तमाम लोगों की भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अब बारी है दूसरे फेज के मतदान की। तो ऐसे में अब जनसभाएं भी हो रही है, चुनावी सौगात को लेकर के कई तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़ेंगे, तो वहीं पटना से संजय जुड़ेंगे, तो वहीं दुमका से कुणाल जुड़ेंगे, तो वहीं अगर पटना की बात करें तो पटना से आयुषी हमारे साथ जुड़ेंगी। तमाम लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जो है दुमका चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि कुणाल दुमका में है और गोड्डा से दीपिका पांडे को जब से जो है वो महागठबंधन की ओर से वहां से प्रत्याशी बनाया गया है, उसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई कांग्रेसी जो है इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं दीपिका पांडे आज पूजा अर्चना करने भी पहुंची हुई थी। सीधे हम दुमका चलेंगे कुणाल के पास और कुणाल से ही जानेंगे। कुणाल, चूंकि दुमका में इस वक्त किस तरीके का राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है? दीपिका पांडे जो है वहां से उम्मीदवार बनाई गई हैं गोड्डा से, निशिकांत दुबे के साथ दीपिका पांडे जो है वो महागठबंधन से हैं। कुणाल जी बिल्कुल। सवाल को दोहराएंगे। जी कुणाल बोलिए, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सवाल को दोहराएंगे आप? जी, सवाल यही है। अगर हम बात करें दीपिका पांडे की, तो वो आज देवघर मंदिर पहुंची हुई थी, पूजा अर्चना उन्होंने किया, लेकिन उनको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है कांग्रेसियों में। जी बिल्कुल। लाइव इंडिया हर पल के द्वारा जब खबर चलाया गया था कि गठबंधन को प्रत्याशी अपने घोषित नहीं किए थे, उसके बाद प्रदीप यादव का नाम आता है और उसके बाद गोड्डा सांसद जो पूर्व में थे अभी भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वह उनका ट्वीट आता है और उसके बाद प्रत्याशी के नाम को बदलकर दीपिका सिंह पांडे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है कांग्रेस की ओर से। और बनने के बाद से ही लगातार गोड्डा हो या दुमका के जरमुंडी की बात कर लें या तमाम गोड्डा लोकसभा की बात कर लें, लगातार विरोध कर रहे थे। हमारे साथ जो लोग विरोध कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे समझने कोशिश करते हैं आखिर विरोध किस चीज का है। बताइए, विरोध किस चीज का है? क्योंकि कांग्रेस ने तो प्रत्याशी बनाया है, क्यों विरोध? देखिए, प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जो बिहारी को झारखंड से भगा सके। ऐसा प्रत्याशी दे दे जो बिना प्रचार का कोई जीत जाए, तो ऐसा प्रत्याशी को हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसका मतलब ऐसा प्रत्याशी दे देना जो को हम लोग को वोट से पहले ही हार कबूल करना पड़े, तो ये हम लोग से बर्दाश्त से बाहर है कि हम लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान लें। ये हम लोग से नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। निशिकांत दुबे का बयान आता है, ठीक है, जब प्रदीप यादव को जब टिकट दिया जाता है, मतलब नाम उनका आता है सोशल मीडिया पे जब वायरल होता है, उस दौरान कहते हैं कि जेएमएम के किसी भी कैंडिडेट को अगर गोड्डा से खड़ा कर दिया जाए या फिर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको अगर लाया जाए तो हम घर में चाय पियेंगे, हम फील्ड में नहीं आएंगे। इस पे आपका क्या कमेंट? वो तो उसका डर बोल रहा था, उससे उनको डर था। अब ऐसा कैंडिडेट अभी दे दिया गया जो निफिकर है, टेंशन फ्री हो गया। अब देखिए शांत है, कहीं उसका चर्चा भी नहीं होने लगा है, क्षेत्र में नजर नहीं आने लगा। अब तो उसको लग रहा है कि मेरा रास्ता क्लियर हो गया। तो क्या कहना है उसको लेकर? आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस प्रत्याशी को? कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो मुकाबला में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं उनका, ना कहीं उसका केडर है या ना उसका, उनको नहीं लगता कहीं पूरे क्षेत्र में उसको सब कोई जानता भी होगा। महागामा के वो विधायक हैं, उनको दिया गया है, तो आप बोलते हैं क्षेत्र में उनको? हाँ, तो महागामा तक ही जान रहे हैं ना, जरमुंडी, सम्राट हारी, शर्मा, सारण, मधुपुर, कौन जान रहे हैं उसको? या किसी से अभी तक उसका संपर्क किसी भी जरमुंडी में हमको नहीं लगता 10 कैडर का वो नाम बता पाए। तो बिल्कुल इनका आरोप है कि 10 कैडर का नाम वह नहीं बता पाएंगे। महागामा की जरूर वह विधायक हैं, लेकिन महागामा के लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन गोड्डा लोकसभा में अलग अलग विधानसभा में उनको नहीं जानता होगा, ऐसा इनका आरोप है। यानी जिस कारण से कैंडिडेट बदलने की बात कर रहे हैं। आप सक्रिय हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के सिपाही आप काम कर रहे हैं और कांग्रेस
से ही दीपिका पांडे आती है, उसका विरोध करना कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा हो जाएगा, क्या कहेंगे? एकदम जरूर जरूर। हम लोग का यहाँ एक ही नारा था, जैसे बीजेपी नारा दिया था कि इस बार 400 पार, और हम लोग का नारा था इस बार गंगा पार। हम लोग का मूल नारा यही था कि उसको गंगा पार खेलना है, लेकिन वही कांग्रेस बीजेपी के जाल में, निशिकांत दुबे की जाल में आज कांग्रेस फंस गया, जिसके चलते आज प्रदीप यादव का, अगर प्रदीप यादव प्रत्याशी नहीं रहेंगे तो 100% है कि दीपिका पांडे जी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएगी। ठीक है मुकेश जी, मेरा एक सवाल ये रहेगा, चूंकि ठीक है दीपिका पांडे सक्रिय नहीं है और आप कांग्रेस के कद्दावर हैं और समाजसेवी भी हैं, तो अगर प्रदीप यादव की जगह और कौन सा कैंडिडेट हो सकता है? अगर प्रदीप यादव को मौका ना दिया जाए तो कांग्रेस को किसको लाना? अभी तो कांग्रेस में फिलहाल प्रदीप यादव और फुरकान जी हैं, तो फुरकान चाह हमारे अभिभावक जो हैं वो अब थोड़ा सा एज उसका डिपेंड करता है कि वो 70-75 हो गए हैं, इसलिए अभी फिलहाल कांग्रेस में गोड्डा लोकसभा के लिए एक ही कैंडिडेट है, प्रदीप यादव, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। प्रदीप यादव को अगर टिकट दे दिया जाए तो समीकरण क्या रहेगा? 100% रहेगा, प्रदीप यादव यहाँ चुनाव जीत जाएंगे और निशिकांत दुबे का जो नारा था हम लोग का गंगा पार का, वो गंगा पार चल जाएंगे, निश्चित है 100%, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लाइव इंडिया आपके जो आला नेता हैं वह भी देख रहे हैं, उसको यहाँ से आपका क्या मैसेज रहेगा? यहाँ से मैसेज रहेगा, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस संशोधन किया जाए, इस प्रत्याशी में संशोधन किया जाए और संशोधन में प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया जाए। अगर उम्मीदवार बन जाते हैं तो गोड्डा लोकसभा सीट कांग्रेस का ही सीट रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आलाकमान से। आपका क्या कहना है? क्योंकि आप सेम कहना है, वही कहना है, सेम चीज कहना है। देखिए हम सबसे पहले तो आरोप लगाना चाहेंगे राजेश ठाकुर जी पर, जो झारखंड के नेतृत्व करता है आज कांग्रेस का, और उन्होंने राहुल गांधी जी को बरगलाने का काम किया। निशिकांत दुबे जी अडानी से मिलके, अडानी और निशिकांत दुबे दोनों से साठगांठ कर राजेश ठाकुर ने इस टिकट को दीपिका पांडे को दिया नहीं है, बेच दिया। ये लोकसभा दंगल में, लोकसभा चुनाव के दंगल में गोड्डा का टिकट की खरीदारी हो गई और खरीदवाने वाला व्यापारी आ गया निशिकांत दुबे और अडानी और राजेश ठाकुर हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है जहां तक हमको जानकारी है। नहीं तो प्रदीप यादव ओबीसी लीडर है, गरीब लीडर है, और दलित पिछड़ा लीडर है, आदिवासी लीडर है, 70% से ज्यादा वोटर हम लोग हैं ओबीसी, और वो अगड़ा को टिकट दे दिए जहां 5-7% है। दीपिका पांडे, अभी आप सुने कि उनको 6 विधानसभा के 6 विधानसभा हम लोग जानते तक नहीं है। हाँ, तो ये इससे क्या आंकड़ा लगाया जा सकता है? हम तो डायरेक्ट कहते हैं कि टिकट बेच दिया गया। अगर प्रदीप यादव को टिकट देने के बाद निशिकांत का ट्वीट आता है कि ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए और कहीं टिकट देने के बाद कुछ दूसरा फैसला लेना पड़ जाएगा, तो क्या आपको ये निशिकांत दुबे और राजेश ठाकुर का मिली भगत है और ये मिल के दोनों, हाँ, ये स्टेटमेंट डाला जाता है और डाला गया है प्रदीप यादव को पीछे लाने के लिए, कांग्रेस को पीछे करने के लिए। यहाँ प्रदीप यादव पीछे नहीं हो रहा है, यहाँ राहुल जी पीछे हो रहे हैं, यहाँ देश पीछे हो रहा है। देश को मैंने अडानी से बचाना है, व्यापारियों से बचाना है। यहाँ हमको प्रदीप यादव उम्मीदवार नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा उम्मीदवार आप ही चुन के, राजेश ठाकुर ऐसा उम्मीदवार दें जो निशिकांत दुबे को हराए। आज राहुल गांधी से जो है इरफान अंसारी हो, प्रदीप यादव और दीपिका की मुलाकात हुई है, कहीं आपको नहीं लग रहा है कि नाराजगी दूर हो गई? जी नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी को उतना जानकारी नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में ये कमान रहता है। कांग्रेस के हम सच्चा सिपाही हैं, 20 साल से हम प्रदीप बाबू के साथ में, हमको सारी जानकारी है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। राजेश ठाकुर झारखंड को बेच दिए, झारखंड कांग्रेस को बेच दिए, ये आरोप हम लगाएंगे सिर्फ राजेश ठाकुर। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, चूंकि गोड्डा लोकसभा के जरमुंडी में मौजूद हैं और यहाँ का कितना विकास निशिकांत दुबे जो वर्तमान में अभी तो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वह कितना विकास कर पाए, क्या कहेंगे? विकास किया देखने को नहीं मिलता है इधर।
देखने को नहीं मिलता है। जरमुंडी या कहीं भी हो, सोनाखाड़ी कहीं भी हो, अपना मधुपुर देखने को नहीं मिलता है। विकास का तो बात दूर है। उनका कहना है कि एनएच ले आए, रेलवे ले आए, तो यह विकास 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 तो है, ऐसा नहीं है। तो रेलवे रोड तो बनना ही है और बनना ही है, बनेगा ही। लेकिन जैसे और विकास कुछ होना है गांव देहात में, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो चूंकि कैटेगरी वाइज बटा हुआ है ना, विधायक के अंडर आता है, सांसद को तो बड़ा बड़ा काम करना है, ऐसा कहना है सांसद जी। आपका क्या कहना है? क्या कहेंगे, इससे हम लोगों को दुखी है और क्या बोलेंगे। और हम लोगों को प्रदीप बाबू को टिकट मिलना था, जो कि नहीं मिला। दीपिका पांडे को मिल गया, इससे हम लोगों को दुख है और नाराजगी है। तो यह नाराजगी क्या वोट में देखने को मिलेगा या परिवर्तन हो जाएगा? अगर कैंडिडेट नहीं बदला जाए तो आपका क्या निर्णय रहेगा आप लोगों का? निर्णय जैसे हम लोगों को मन करेगा उसी तरह करेंगे हम लोग। बिल्कुल इन लोगों का कहना है कि दीपिका पांडे को यहाँ से जो कैंडिडेट बनाया गया है, इसका विरोध लोग कर रहे हैं। अलग जो नेताएं हैं उनको कहीं ना कहीं इस पर निर्णय लेना चाहिए और कैंडिडेट को बदलना चाहिए। जो पूर्व में सोशल मीडिया में जिनका नाम आ रहा था, प्रदीप यादव, उनको यहाँ जो है टिकट मिलना चाहिए। चूंकि फुलकान अंसारी का उम्र के लिहाज उम्र को देखते हुए जो है यहाँ पर प्रदीप यादव को दिया गया है। चूंकि समीकरण भी जो दिख रहा है वो जो है जो ज्यादा बहुल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो बिल्कुल नाराजगी साफ तौर पे है। कुणाल, हमारे पास इस वक्त दीपिका पांडे का भी बयान जो है वो सामने आया है कि जब वो पूजा करने पहुंची थी तो पूजा करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था। देखिए, पार्टी में खास करके गोड्डा सीट पर सभी कोई इसको जानता है और मानता भी है कि बहुत प्रबल प्रत्याशी जो है, लोगों की दावेदारी थी। हर कोई अपने अपने में अनूठा था और किसी ना किसी मुद्दे पर बहुत ही मजबूत था। लेकिन प्रत्याशी तय होने के पहले भी आला कमान ने जितने भी प्रत्याशी थे उनसे यह सहमति ली थी कि पार्टी जिनको तय करेगी उसके लिए हम सभी काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जितने भी हमारे बड़े हैं या फिर जो मुझसे छोटे हैं, पूरे लोकसभा में महागठबंधन के कई नेता कार्यकर्ता जो भी हैं, आवश्यकता अनुरूप मैं उनसे आशीर्वाद भी लूँगी और जो छोटे लोग हैं उन लोगों को मना के अपने साथ ले चलने का काम करेंगे। ओके कुणाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पटना से हमारी सहयोगी आयुषी और हमारे साथ बोकारो की बात करें तो बोकारो से हमारे सहयोगी इकबाल जुड़े हुए हैं। पहले आयुषी के पास चलेंगे। आयुषी, बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर हम बात करें दूसरे दौर के मतदान दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। भागलपुर पहुंचे आज राहुल गांधी, चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो अग्निवीर योजना जो है वो खत्म कर दी जाएगी। आयुषी, सवाल दोहराएंगे रेखा? आयुषी, राहुल गांधी आज भागलपुर दौरे पर पहुंचे थे और उसके साथ ही उन्होंने कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो अग्निवीर योजना जो है वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि बिहार में अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। उस अग्निवीर को लेकर उन्होंने बातें कही है। आयुषी, क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल रेखा, आज जो है राहुल गांधी भागलपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे और ऐसे में उन्होंने जो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी ज्यादा हमलावर थे और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो अग्निवीर योजना को उखाड़ फेंकेंगे और कई सारे वादे उन्होंने किए अपनी जनसभा में। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कैसा रहेगा। मतलब जिस तरीके से जो नेता वादे कर रहे हैं, आप युवा है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस बार लोकसभा चुनाव में? पहले चरण का चुनाव जो है बिहार के 4 जिले में हो चुका है, तो अब दूसरे चरण का भी होने वाला है। ऐसे में जो कई नेता है वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं और वादे भी बहुत कर रहे हैं, तो क्या लगता है? करें, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो होना चाहिए बेरोजगारी का, आगे बढ़ाएं। ऊपर से डेवलपमेंट सेक्टर का, जैसे हॉस्पिटल खुल जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले ताकि लोग निस्वार्थ इलाज करा पाए। यही सब मुद्दा है, और क्या मुद्दा है बता सकते? तो क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी तो ये सारी जो ये आपकी प्रॉब्लम थे ये खत्म? एनडीए ही बने। एनडीए क्या, कितना विकास हुआ एनडीए की सरकार आने से? हुआ है, देखिए जहाँ जहाँ एनडीए है
वहाँ पर विकास हुआ ही है। गुजरात देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, जहाँ जहाँ पूर्ण बहुमत में है, डेवलपमेंट हुआ है। कितने संतुष्ट है आप मोदी सरकार से? पूरे संतुष्ट है, उनको उनसे सेटिस्फाई है। जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ आप तक पहुंचा है? हाँ, मिला है। तो उनका जो मिशन है 400 पार का, वो क्या लगता है पूरा हो पाएगा? नहीं, 400 तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ 350 पार हमको लगता है हो जाएगा। राहुल गांधी ने भी आज भागलपुर में जनसभा की है और ऐसे में उन्होंने कई वादे किए, कह रहे थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो जो है अग्निवीर योजना ये सब हटा देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। इंडिया गठबंधन में खुद उन लोगों का सहमति नहीं है तो वो क्या सवाएं करेंगे। खुद बिगड़ा हुआ है उनका। केजरीवाल इधर जेल में है, इधर खुद बंगाल में अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग। तो क्या मतलब इंडिया गठबंधन, मैं नहीं मानता कि वो जीतने की सोच भी रखते हैं वो लोग, क्योंकि एक सोचने के लिए, आप जीतने के लिए आपको एक पार्टी तो सम्मिलित करना पड़ेगा, वो नहीं है उनके पास। चलिए, आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार लोकसभा चुनाव में जो है किसकी सरकार सबसे ज्यादा काम करेगी, क्योंकि वादे बहुत सारे हुए हैं। मुझको तो बीजेपी का मैनिफेस्टो ज्यादा अच्छा लगता है। बीजेपी का कैसे? आप युवा है तो क्या देखा है उसमें आपने नया? अगर मैं अपने पर्पज से बात करूं तो मुझे, अगर मैं जिस फील्ड में हूं, जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, तो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, कॉमर्स पढ़ता हूँ, बाकी अकाउंट्स पढ़ता हूँ, बाकी कोई भी फील्ड पढ़ता हूँ, जीएसटी पढ़ता हूँ, तो मैंने जीएसटी के बारे में भी बता सकता हूँ आपको कि जैसे मैंने पहले का टैक्सेशन भी सुना है। पहले का तो टैक्सेशन मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी का जो मैं टैक्सेशन का सिस्टम बता सकता हूँ, जिसमें पहले कॉम्प्लाइंसेस ज्यादा थे टैक्सेशन को लेकर, लेकिन अभी लोगों को लगता है कि अभी कॉम्प्लाइंसेस ज्यादा है, लेकिन कॉम्प्लाइंसेस अभी कम है जीएसटीओ में। तो जिससे जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, जो जीडीपी के ग्रोथ में, इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान करते हैं, उनको आसान हो गया है कि वो अपने टैक्सेस, अपने मतलब जो भी है वो आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो इंडिया ग्रो तो करने वाला है, क्योंकि बीजेपी हमें मतलब लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम करती रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम बस ही करती है, वो ग्रोथ भी देखती है, लोगों का डेवलपमेंट देखती है। और सरकार कभी भी, देखिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं देता, मेरा ये मानना है। सबको सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकता, जो सक्षम है उसी को मिलेगा ही। आप ला ही नहीं सकते, मतलब सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो सबको जॉब दे दे, सरकारी नौकरी दे दे। मैं भी सरकारी नौकरी अगर तैयारी करता, फिर भी मैं विरोध नहीं करता सरकार का। तो क्या लगता है कि युवा के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उन्होंने कितना काम किया युवा के लिए? आप युवा है। देखिए, मैं अगर युवाओं को बताऊं तो जो तेजस्वी यादव हैं, अगर मैं उनको भी इस बार सपोर्ट किया हूं, क्योंकि उन्होंने जो सरकारी नौकरी को जो तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको 1-2 लाख का जो जॉब दिया है, उससे जो बिहार के युवा हैं वो संतुष्ट हैं तेजस्वी से। तो उनका अपना परसेप्शन है कि वो उनको। आप किससे संतुष्ट हैं? मैं तो कभी भी बीजेपी को ही वोट करूंगा, क्योंकि देखिए, हमेशा कभी कभी अपना सेल्फिशनेस को हटा के थोड़ा कंट्री का ग्रोथ को भी ऊपरी लेवल पे देखना चाहिए, तो इसलिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं हुआ है? पिछले 10 वर्षों में भी उन्होंने कई वादे किए। मैं किसी भी योजना का लाभ नहीं उठाता हूँ, फिर भी मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं अब क्या बताऊँ, मैं लाभ नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं को सपोर्ट कर, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अंधभक्त का भी बात नहीं है। अंधभक्त तो वो लोग हैं कि जो जातिवाद करते हैं, जो परिवार को ही सपोर्ट करते हैं। आप अगर देखिए तो अगर आरजेडी को, अगर जो तेजस्वी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं और जो आरजेडी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा अंधभक्त यहाँ कोई नहीं, क्योंकि वो परिवारवाद देख रहे हैं। अगर उनको अंधभक्ति नहीं करना रहता तो वो आरजेडी को बोलते कि आप तेजस्वी के अलावा, यादव के अलावा किसी दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कीजिए, यादव ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कीजिए। आप क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं प्रत्याशी अपने ही पार्टी से? परिवारवाद हो रहा है, दूसरे पार्टियों में परिवारवाद है। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार मिशन जो है वो कह रहे हो जाएगा? 400 पार तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ 350 पार और 300 पार तो हो जाए, जीतेगी बीजेपी। चलिए, देखिए रेखा, कुछ युवा थे, वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से काफी खुश थे
और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी को ही वोट करेंगे हम लोग और बीजेपी जीतेगी। हम लोग और लोगों से बात करेंगे। सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का बिल्कुल जो मतदान है वो बिहार में हो चुका है। आयुषी आप हमारे साथ बने जी। रहिए। आयुषी, चूंकि हमारे साथ बोकारो से इकबाल भी जुड़े हुए हैं, एक सवाल इकबाल से लेंगे और फिर आपके पास लौटेंगे। आयुषी, इकबाल, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्षेत्र में किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? जनता के क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? इकबाल जी 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 रेखा जी, इस वक्त कल हमारा यहाँ पे बोकारो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें रघुनाथ महतो, विस्थापित नेता रघुनाथ महतो ने उसने साफ लफ्ज में कहा था कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पैसे पे वोट मैंने टिकट दिया है, ये कोई जाति मैंने ये पे टिकट नहीं दिया है। और उस विषय में काफी ये कांग्रेस का पार्टी बीजेपी में अभी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ इलेक्शन का बात किया जाए तो यहाँ मिट्टी की बात आ रही है कि हमारे यहाँ बीजेपी का जो टिकट दिए हुए हैं उस टिकट में मिट्टी का बेटा है, मैं मिट्टी पे वोट दूंगा। अभी यहाँ पे बीजेपी का माननीय ढोलू महतो जी का बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा है। हमारे सामने एक भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वोट के लिए आप क्या क्या बोलना चाहते हैं? जी सर आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हसन नवाज अख्तर। अख्तर जी आप बताएं कि यहाँ का चुनाव का क्या माहौल है, किस तरह से क्या होगा? बीजेपी जाएगी कि इंडिया गठबंधन जाएगी कि कौन जाएंगे? किसका टिकट मतलब किस तरह से भारी है? नहीं, यहाँ पर तो जो है कि अभी कहना मुश्किल है किधर जा रहा है, लेकिन अभी तक तो इंडिया गठबंधन भी ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी जो बोकारो का जो टिकट जो दिया गया है, क्या आप उसमें सहमत हैं कि वो टिकट सही जगह पे टिकट दिया गया है? जिसने सही जगह पे दिया गया, जिसमें रघुनाथ महतो ने कहा था कि ना ही कांग्रेस का ये प्रत्याशी है, ना ही मेंबर है, ना ही कोई चीज है, लेकिन फिर भी इसको पैसे पे ही दिया गया है इस वोट को। इस तरह से बात सुनने को मिल रही है। और कल ही कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी कॉन्फ्रेंस के दरमियान इस बात को चली थी। रेखा जी, तो कई सारी चीजें हैं जो फिलहाल क्षेत्र में नजर आ रही है। धन्यवाद हमारे साथ इकबाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। चूंकि हमारे साथ आयुषी भी जुड़ी हुई हैं और कुणाल भी हैं। एक सवाल आखिरी कुणाल से लेना चाहेंगे। कुणाल, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड में जो है वो चौथे चरण में जो है वो मतदान होने वाले हैं, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो फिलहाल क्षेत्र की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? जी बिल्कुल, हम गोड्डा लोकसभा में हैं। अगर तस्वीरों की बात कर लें तो दुमका का जो तस्वीर है वह बड़ा ही रोमांचक है। बात अगर हम कर लें दुमका की तो वहां पर सीता सोरेन का एंट्री भाजपा में, वहां पर पॉलिटिक्स में परिवर्तन नजर आ रहा है। गोड्डा की बात कर लें तो प्रदीप यादव वर्सेस जो है दीपिका पांडे चल रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है दिलचस्प है। ऐसे में आप बताइए कि इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? आपका क्या समीकरण लग रहा है? समीकरण जो बन रहा है वो तो हम लोग का पार्टी का तरफ से जो टिकट दिया गया है दीपिका पांडे जी को, वो वही समीकरण थोड़ा गड़बड़ा रहा है। नहीं तो यहाँ प्रदीप यादव जी का समीकरण बन रहा था, और जातिगत में भी और इसमें भी। जब से कांग्रेस में प्रदीप यादव जी आए हैं, अभी हम लोग गए थे 2-4 जगह, और तो उससे माहौल देखे कि बहुत आदमी कांग्रेस से जुड़े हैं, प्रदीप यादव के पास जुड़े हैं, अदर कास्ट भी जुड़े हैं, जहाँ तक विश्वकर्मा समाज भी जुड़े हुए हैं। इस तरह अगर प्रदीप यादव जी को टिकट मिल जाता है, पुनः हम लोग पुनर्विचार करने के लिए बोल रहे हैं आला कमान को। अगर टिकट मिल जाता है तो फाइट करेगा, और हम लोग का पूरा यही विश्वास है कि टिकट निकाल के अगली बार कांग्रेस की झोली में प्रदीप जी देंगे। बिल्कुल, लेकिन लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में अंतर हो जाता है। विधानसभा चुनाव आपका लोकल पॉलिटिक्स रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव केंद्र को देखता है, और केंद्र की तमाम योजनाएं आपके गोड्डा में दिख रहा है। इसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा? योजना देख रहा है, लेकिन सिर्फ योजना अडानी अंबानी वाला ही योजना दिखाई दे रहा है। धरातल पे तो कोई योजना नहीं दिखाई दे रहा है। ना कोई शिक्षा का ही खोला, कोई भी यहाँ से पढ़ाई करता है तो टेट के लिए, सीएट के लिए, बीएड के लिए बाहर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल उतना अच्छा नहीं किए हम सांसद जी यहाँ। किसी का तबीयत खराब तो सीधा रांची रिम्स जाता है।
तो अब मुद्दा कहाँ एम्स तो बन गया। एम्स बन गया, लेकिन वहाँ भी ओके कोई चीज का नहीं हो रहा है। हम खुद वहाँ गए थे एक बार पेशेंट बन के, या पेशेंट तबीयत खराब था, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखे थे हम। आप ट्रेन पकड़ के रांची जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। हाँ, कलकत्ता वाला ट्रेन ठीक है, लेकिन रांची वाला ट्रेन, तो जो ट्रेन यहाँ सुबह खुलती है 3:50 में, दुमका से तो देवघर से जाती थी, हम लोग पकड़ते थे, तो वही उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो इसको विकास क्योंकि आपके राहुल गांधी उसी प्लान राहुल गांधी उसी प्लेन को पकड़कर देवघर पहुंचे थे, एयरपोर्ट पे उतरे थे और वहां से भागलपुर गए थे, तो कैसे आप विकास नहीं वहां पे? हाँ, आप जो बोल रहे हैं, जो प्लेन पे आए और भागलपुर गए, वो तो 2013 में ही पास हुआ था। बिल्कुल, ये लोगों का कहना है कि विकास कांग्रेस के समय का था, लेकिन धरातल पर बीजेपी यहाँ पर लेके आई है और उसका जो है अपना विकास कार्य में जोड़ रही है, वोट बैंक बना रही है। ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि पब्लिक हर कुछ जानती है। जी, मेरे साथ आयुषी है। एक आखिरी सवाल आयुषी से लेंगे और फिर सत्येंद्र के पास जाएंगे। आयुषी, बताइए, आपके पास और भी कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। बिहार में कल जिस तरीके से पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम आया, इसको लेकर के भी जनता से बातचीत करिए आयुषी। बिल्कुल रेखा, सर आप बताइए कि इस बार जो पहले चरण का अभी कल ही मतदान हुआ है बिहार के 4 जिलों में, जिसका प्रतिशत जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी कम आया है और इतना उम्मीद नहीं थी लोगों को, तो क्या लगता है इससे क्यों इतना कम रहा पहले चरण में? वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि लोगों को वोट के प्रति वो विश्वास नहीं रहा है। हो सकता है लोग अब वोटिंग पे उतना वो ट्रस्ट नहीं रहा है, इसलिए लोग घर से वोटिंग पे ट्रस्ट नहीं रहा है, या फिर जो सरकार वादे कर रही है सरकार पे ट्रस्ट नहीं? यदि सरकार पे ट्रस्ट नहीं होता तो लोग ज्यादा अमाउंट में जाते और अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ता। ज्यादा लोग निकलते सरकार के विरोध में वोट देने के लिए, जब उन्हें सरकार चेंज करना होता। तो सरकार बनाते भी आप लोग ही है, जनता ही, और गिराएगी भी जनता ही। ऑब्वियसली। तो क्या लगता है पहले चरण में इतना कम प्रतिशत रहा, तो अब जो दूसरे चरण में और पटना में जो 7वें चरण में होगा, तो कैसा रहेगा? डे बाई डे दे आर लूजिंग होप इन डेमोक्रेसी। उन्हें जैसे 400 पार का नारा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर काउंट नहीं किया जा रहा है, ईवीएम से भी कई एक्विजिशन लगे हैं, तो इस कारण से भी लोग, जब पता है कि किसी को भी आप वोट दो, होना वही है, तो लोग दे हैव लूज होप, इसलिए वो वोट देने नहीं। जब आपकी बारी आएगी वोट देने की, तब आप किस सरकार को? मैं पटना से नहीं हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं वैशाली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो क्या लगता है जब वैशाली में वोट होगा तो नहीं, मैं इसकी सरकार से आप संतुष्ट हैं? क्या मोदी सरकार से आप संतुष्ट हैं उनके कामों से? यदि डेवलपमेंट के लिए देखिए तो उन्होंने काम किया है, बट बहुत जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो चेंज किया गया, जैसे इलेक्शन कमीशन जिस इलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया, वो सही नहीं था। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो बेसिक प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट हल्का कम हो, बट वी शुड नॉट गो टुवर्ड ऑटोक्रेसी और अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार जो नारा है, वो क्या लगता है? 400 पार नारा तो उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए दिया है, इट्स नॉट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अमित शाह ने कई बार बोला है कि जो नारा होता है वो उनके वर्कर्स के लिए होता है। 3 महीने पहले उन्होंने तेलंगाना में 85+ का नारा दिया था, 12 सीट आई है, तो दैट डजंट मेक सेंस दैट। चलिए, और भी लोगों से जानेंगे कि क्यों वोट प्रतिशत जो है इतना कम रहा है। रेखा, हम लोग, क्या लगता है बिहार के पहले चरण में जो है इतना कम वोट प्रतिशत आया है, तो आने वाले जो मतदान होने हैं दूसरे चरण, तीसरे चरण, और पटना में जो है 7वें चरण पे होंगे, तो क्या लगता है? जो मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो उत्साह की कमी है वो है सरकार की तरफ से। जो पब्लिक है वो अपना काम बखूबी करे, लेकिन जो गवर्नमेंट है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उन्होंने जो वादे किए थे जमीनी स्तर पे, वैसा कुछ भी पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं पटना की हालत देख लीजिए, किसी भी स्टेट की हालत देख लीजिए, वो जस की तस है। मतलब आज जो पुअर व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, वो वहीं का वहीं है और अमीरी बढ़ती चली जा रही है।
सरकारों को, चाहे वो गवर्नमेंट कोई सी भी हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, उसको ध्यान देना पड़ेगा अपनी बेसिक नीड पर कि लोगों की बेसिक नीड क्या है। सबको बेसिक नीड यही चाहिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, अस्पताल, ठीक है। इन सब चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो देश काफी आगे बढ़ सकता है। चुनाव तो 5 साल में आते हैं, पर यहाँ आदमी को डेली रोटी खाने को चाहिए, मतलब वो रहना चाहता है स्वतंत्र। पर इस चीज गवर्नमेंट सोची दरअसल में हमारी देश की बेसिक नीड क्या है, इस चीज पे गवर्नमेंट को ज्यादा काम करना है। वर्षों में क्या लगता है काम हुआ है? 10 वर्षों में काम हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम बहुत कुछ हुआ 10 वर्षों, पर 10 वर्षों में काम को और तेजी से बढ़ाया जा सकता है आने वाले 10 वर्षों में। 10 वर्षों को ये नहीं कह सकते कि भारत उसके पहले मतलब अनडेवलप्ड था, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। अभी जो काम हुआ है उसको कह सकते हैं हम और गति से आगे ले सकते हैं। मैं किसी गवर्नमेंट को स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ अपने लोकतंत्र पर, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि जब तक हम साथ नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट ने विकास करा, उसने चोरी करी, वो दोनों पक्ष में है, लेकिन मूलभूत जो कारण होता है वो थी जनता। उसको ये चीज समझना पड़ेगा हु इज द बेस्ट फॉर अस, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कौन अच्छा है, तो जनता उसको अपना चुनाव अभी भी प्रधानमंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए हैं और जो राहुल गांधी उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए हैं, तो किस पे आपको मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाती है। जिस दिन मैनिफेस्टो लोकतांत्रिक हिसाब से, लोकतंत्र मतलब हम, आप, हमारे हिसाब की नीड से बनेगा, जैसे हमको क्या नीड है, मान लीजिए मुझे नीड है यहाँ पर चाहिए कि अस्पताल बनना चाहिए, पर गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ और बोल रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो एजुकेशन है, आप भी देख रहे हैं कि मतलब बिहार के अंदर IAS IPS बनने वाले कितने अधिक लोग हैं जो पूरा देश संभाल रहे हैं, और यहाँ का बेसिक जो छोटा से छोटा तबका का व्यक्ति है वो भी ये सब चीजें पढ़ना चाहता है, पर उसको वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है। तो मेरा गवर्नमेंट, चाहे दोनों हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार, जो भी, उनसे मेरी यही नीड है कि वो जमीनी स्तर पर काम करें, ना कि पोलेबाजी करें, मतलब एक कुछ और कहना कुछ और करना। मेरा बस यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि आप जमीनी स्तर पर काम करें तो देश, हम बढ़ेंगे आगे और आप भी बढ़ेंगे आगे। तो क्या लगता है 24 में किसकी सरकार? 24 में देखिए, 24 में तो निर्णय अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो जनता जनार्दन है हमारी, वो जो मैं वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी किसी चीज को पूरा होने, मैच पूरा हो जाए तभी हम डिसाइड कर सकते हैं हु इज कैन विन। नहीं है कि हम किसी से ये पूछे कि देश में किसकी सरकार होगी और आप किसे वोट देंगे, बल्कि किन मुद्दों पर जो है वो देश में जो मतदाता है वो वोट डालेंगे। आधार बिल्कुल हमारा चुनावी दंगल में यही होना चाहिए और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम उन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो सवाल भी करें। आयुषी, चूंकि हमारे साथ सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं और वक्त की भी कमी है, तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो आप तमाम लोगों को सुन रहे थे, कई सारे मुद्दों को लेकर के वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। हम सीधे चलेंगे लखनऊ, चूंकि हमारे सहयोगी सत्येंद्र उत्तर प्रदेश की किस लोकसभा में है, फिलहाल हम उन्हीं से जानेंगे और जानेंगे कि वो इस वक्त कहाँ है। सबसे पहले तो सत्येंद्र यही जानेंगे कि इस वक्त आप यूपी के किस लोकसभा में मौजूद है? सत्येंद्र। देखिए रेखा जी, मैं इस वक्त जो है लखनऊ से जुड़ी हुई और से जुड़ी हुई जो है मोहनलालगंज लोकसभा हूँ, और यहाँ तमाम लोग गांव से ही मैं इस ग्राउंड रिपोर्ट को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्तमान सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, और तमाम लोगों से मैं उस चीज पर ही बात करूंगा क्योंकि क्या क्या हुआ है। माता जी, क्या नाम है आपका? सोनापति। कुछ काम हुआ है यहाँ? हम तो यहाँ भाई के महान में सरकारी कोई काम कर मैके में काम हुआ है, तो आप क्या क्या हुआ है? अरे हाय का खेती बाड़ी है, सब घर। सरकार से खुश है मोदी जी की? हाँ खुश है। नहीं है? क्यों बाबा? हाँ, सरकार ऐसे ही चाहिए जैसी चल रही है। हाँ। क्योंकि पहले तो मुद्दा हमारा है कि माफियों से मुक्ति मिली, माफियों से मुक्ति मिली, हाँ, गुंडों से मुक्ति मिली। हाँ। हमारा पहला, और क्या, खाने को ऐसी सरकार नहीं, खाने को सत्येंद्र जी, आपकी आवाज़ जो है वो ना तो मिल पा रही है और ना ही आपकी तस्वीर जो है वो आ पा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो रेस नज़र आ रही है। जिस तरीके से लगातार नेताओं की ओर से जो है वो जनसभाएं की जा रही है और एक दूसरे को लेकर के हमले बोले जा रहे हैं। आने वाला चुनाव काफ़ी दिलचस्प भी होने वाला है और आने वाला मतदान का जो दिन होगा वो भी दिलचस्प होने वाला है, चूँकि हर पार्टियाँ जो है वो चुनावी प्रचार के माध्यम से जनता को न केवल रिझाने की कोशिश में लगी हुई है
बल्कि अपने स्तर से चीज़ों को रखती हुई भी नजर आ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अन्य तमाम नेता ही क्यों ना हो, सभी की ओर से चुनावी सभाएं की जा रही है और लगातार अपने अपने पक्ष में प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि पहले चरण का मतदान जब खत्म हुआ तो उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद हर तरफ जो है वो कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही है। चुनावी दंगल में हमारी कोशिश यही होती है कि लगातार हम जो है जनता के मुद्दे जो हैं उससे दर्शकों को रूबरू कराएं और उन मुद्दों से हम उन्हें वाकिफ कराएं। तो बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां रेस हो चुकी हैं। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से जुड़ने की, चूँकि वो इस वक्त जिस लोकसभा में मौजूद हैं वहाँ पर जो है वो तस्वीरें स्पष्ट तौर पर नज़र नहीं आ पा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है वो रेस नज़र आ रही है। वहीं नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से मुखातिब भी होते हुए वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमने बिहार में देखा कि भागलपुर पहुंचे थे राहुल गांधी और राहुल गांधी ने भागलपुर में जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करते हुए वहां की जनता से वादे किए हैं, उन वादों में उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया है। तो हमारे तमाम सहयोगियों के साथ हमारा फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो चुनावी दंगल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।